सीमावर्ती जिलों में एसएसबी और पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है। तो नेपाल के दक्षिणी हिंसे में भड़की सांप्रदायिक हिंसा अब गंभीर रूप ले रही है। सुनसरी जिले के कप्तानगंज में 26 जुलाई को दो समुदायों के बीच विवाद धीरे धीरे कई इलाकों में फैला। हिंसा में अब तक 3 हिंदू युवकों की मौत की खबर है, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए 6 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। स्थानीय प्रशासन के साथ सेना को भी तैनात किया गया और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। करोड़ू जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। करोड़ू जी, मैं समझना चाहूंगा, नेपाल के अंदर से, नेपाल के तमाम जिलों से अब तक ऐसी तस्वीरें मुझे नहीं याद है कि शायद सामने आई होंगी, लेकिन बालेन शाह की सरकार नेपाल में आने के बाद क्या यह मानकर चला जाए कि वहां पर कट्टरपंथी ताकतों को बल मिला है और वो अब खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं? देखिए वैभव, ये अस्वाभाविक नहीं है जी। मैंने शायद अपने चैनल पे जब सरकार बनी थी बालेन शाह की, उस समय भी ये कहा था कि ये शायद नेपाल में कोई राजनीतिक स्थायित्व की स्थिति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? देखिए, सरकार बदलना एक स्थिति है, युवा हैं वो सरकार बदल सकते हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव या समझ इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो राजनीतिक स्थायित्व दे सके और सही तरीके से सरकार चला सकें। तो आप ये सवाल करेंगे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां भी तो युवकों ने सरकार बदली थी, वहां स्थायित्व क्यों है? वहां इसलिए है कि जो सत्ता में आए, जैसे अगर हम बांग्लादेश को देखें तो जो युवक थे सरकार को बदलने में, हसीना की सरकार को बदलने में भूमिका निभा रहे थे, उसमें उस समय राजनीतिक पार्टियां थी वो पीछे थी। लेकिन जब चुनाव हुए तो राजनीतिक पार्टियों को समर्थन मिला। जो युवाओं की पार्टी थी नेशनल सिटीजन पार्टी, उसको समर्थन बांग्लादेश के आवाम ने नहीं दिया, तो उसकी वजह से एक अनुभवी सरकार बनी है। इसी तरह से श्रीलंका में भी एक अनुभवी सरकार बनी। तो ये जो नेपाल में राजनीतिक अस्थायित्व की स्थिति बन रही है, ये अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि शासन को चलाना, गवर्नेंस देना, इसके लिए जो राजनीति की जटिलताएं हैं या गत्यात्मकता है, उनको समझना बहुत जरूरी है। तभी आप सबको साथ लेके चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक रिएक्शन की तरह से सरकार चलाना चाहें, रिएक्टिव तरीके से, तो निश्चित रूप से वो समाज में स्थायित्व नहीं। 2 चीजें हैं नेपाल के अंदर। जो पहली तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, ये वहां पर अराजकता, हिंसा और आगजनी की तस्वीर है। और दूसरी बात ये कि बालेन शाह जब से सत्ता में आए हैं, तब से जिन युवाओं के नाम पर, जिन युवाओं की बेहतरी के नाम पर उन्होंने सत्ता संभाली है, उसके बाद भी वहां के युवा जो हैं अभी तक आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि नेपाल में हालात जो हैं वो नहीं सुधरे हैं? सर, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भावना भी जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। भावना, इस पूरी खबर पर अपडेट्स क्या हैं? कितने लोगों की मौत हुई है? कौन कौन से इलाके इस वक्त हिंसा की आग में जल रहे हैं? विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, देखा जाए तो पिछले 1 हफ्ते से जारी झड़प में नेपाल के कोशी और मधेश प्रांतों में भड़कती सांप्रदायिक हिंसा के बाद 6 से अधिक शहर और जिलों में जो है कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं इसमें 3 लोगों की जो है मौत हो चुकी है और भारत बिहार सीमा पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। अगर देखा जाए तो अब इसमें प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए तो सुनसरी, सिराहा, धनुषा और बीरगंज सहित कई ऐसे सीमावर्ती जिलों और शहरों में अनिश्चितकालीन तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से जारी झड़पों और हिंसा की वजह से जो है वहां पर काफी ज्यादा जो स्थिति है वो नाजुक होती दिखाई दे रही है। वहीं मैं आपको बता दूं, जहां इस पूरे हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं सुरक्षा कर्मी सहित तमाम लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। संख्या आ रही है कि दर्जनों से अधिक लोग जो हैं घायल हो गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हालात को संभालने के लिए संवेदनशील इलाकों में जो है भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और वहीं अगर देखा जाए तो मधुबनी समेत अन्य सीमावर्ती इलाकों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और स्थानीय पुलिस जो है वो लगातार गश्त कर रही है और जो वाहन है उनकी सघन जांच भी की जा रही है। ये कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार हिंसा नेपाल में जारी है, उसके बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और वही कर्फ्यू लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं इस हादसे में, इस हिंसा में जो है 3 लोगों की मौत हो गई है, वही दर्जन भर से अधिक जो है लोग घायल भी हो गए। हालात बहुत मुश्किल भरे हैं।
करोड़ साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, तो क्या ये मानकर चला जाए बालेन सरकार जिन बातों को लेकर आई थी, और हमारे यहाँ कहते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उन मुद्दों से भटक गई है, बहुत दूर जा चुकी है? देखिए वैभव, मैं ये तो नहीं कहूंगा मुद्दों से भटक गई है, लेकिन जिन वादों के साथ सरकार आई वो वादे पूरे करना सरकार के लिए संभव नहीं है। ये हर जो मेच्योर पॉलिटिशियन है वो जानता है। लेकिन नेपाल जैसे देश में इस तरह का हिंसक स्थिति बनना ये अस्वाभाविक है। जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ बहुत बार हिंसक स्थिति बनी है। तो नेपाल में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, युवाओं में ऊर्जा बहुत होती है, वो सरकार बदल सकते हैं, क्योंकि सरकार से सहमत नहीं हो या सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरी नहीं करे। लेकिन जब युवाओं की ऊर्जा ने सरकार बदल दी और बदलने के बाद उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, वो चाहते हैं कि तत्काल उनकी समस्याओं का समाधान हो, और कोई भी सरकार हो दुनिया की तत्काल समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती आकांक्षाओं के अनुरूप। और युवकों की आकांक्षाएं होती हैं, वो जो परिपक्व लोग होते हैं उनसे कहीं कहीं ज्यादा होते हैं, वो तत्काल सॉल्यूशन चाहते हैं, और तत्काल सॉल्यूशन राजनीति में संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई और जो परिपक्व राजनेता थे उनको एक रिएक्शन के तहत जेल में डाला या उन पे एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो एक तरह तो जो परिपक्व राजनेता हैं वो इसको हवा दे रहे हैं। दूसरा यह कि जो युवक सत्ता बदली है उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, और इन दोनों का जो कुमुलेटिव इफेक्ट ये है कि हिंसा की तरफ नेपाल बढ़ रहा है। तो ये नेपाल के लिए नहीं, भारत के लिए भी एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में जिस तरह के सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, इवन भारत और नेपाल के बीच में तो ओपन बॉर्डर है। अगर और हिंसा होगी तो हो सकता है कि नेपाल के कुछ लोग भारत की तरफ आना शुरू कर दें, तो भारत और नेपाल के रिश्तों पे भी उसका असर पड़ सकता है। इसलिए नेपाल सरकार को भारत का आपने जिक्र किया, भारत और नेपाल के रिश्तों को, उस मैत्री रिश्ते को लेकर पूरा विश्व जानता है कि कितने बेहतरीन संबंध हमेशा से ऐतिहासिक तौर पर भारत के साथ रहे हैं नेपाल के। लेकिन आने वाले वक्त में अगर मैं आपके अनुभव से कहूं, बालेन शाह सरकार के दरमियान ये रिश्ते मजबूत की तरफ तो नहीं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या मानकर चला जाए अब स्थितियां नेगेटिव, नकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नकारात्मक बढ़ेंगी। अगर राजनेता नेपाल के परिपक्वता दिखाते हैं तो वो नेपाल के हित में होगा, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ के, क्योंकि पाकिस्तान नेपाल में रोजमर्रा की चीजें भारत से जाती हैं, ओपन बॉर्डर है और बहुत ही बड़ा नंबर है वो भारत में रहता है नेपालीज का। इवन गोरखा तो भारत की सेना में रहे हैं, उनको पेंशन मिलती है भारत से। तो भारत और नेपाल के जिस तरीके के रिश्ते हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी सरकार का नेपाल में ये विजडम होगा कि वो भारत के साथ संबंध बिगाड़े और तनाव क्रिएट करे, क्योंकि ये नेपाल भारत के हित में उतना नहीं है जितना नेपाल के हित में है। तो मुझे लगता नहीं कि अगर राजनीतिक परिपक्वता होगी तो वो भारत से रिश्ते नहीं बिगाड़ेंगे, और अगर परिपक्वता नहीं है या बाहर का हस्तक्षेप है किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और उनके बहकावे में आके अगर करते हैं, तो मुझे लगता है वो नेपाल के आवाम के लिए अच्छा नहीं रहेगा वैभव। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रिश्ते बिगड़ेंगे। अल्टीमेटली नेपाल की सरकार यही चाहेगी कि भारत के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ता होगा, तभी नेपाल का विकास हो सकता है, नेपाल में स्थायित्व हो सकता है, और उसी दिशा में नेपाल की सरकार काम करेगी। और यही भारत सरकार चाहती है। भारत सरकार चाहती है नेपाल और भारत के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहें और दोनों देश मिलकर चलें, ये दोनों के हित में है। जी वैभव। कड़ू साहब, नेपाल का दोस्ती के सिलसिले में अगर मैं आपसे बात करूं तो किस पर उसकी सबसे ज्यादा निर्भरता हो सकती है भारत के बाद, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो? देखिए, विकास के लिए निश्चित रूप से नेपाल ये चाहेगा कि चाइना उनका विकास का भागीदार बने। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान, चीन अगर नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप करता है तो वो नेपाल के लिए अच्छा नहीं होगा। परिपक्व राजनेता ये निश्चित रूप से जानेंगे। तो एक विकास में भागीदारी किसी देश की नेपाल चाहता है तो वो चीन की है, और चीन उसका यूज इस रूप में करना चाहता है कि एक भारत विरोधी हवा देके अपना जो राजनीतिक या कूटनीतिक और सामरिक हित है उसके लिए जो विकास में चीन की भागीदारी थी उसको चीन अपनी करुण साहब,
इसमें जिन बातों का आप यूज जिक्र करना कर चाहिए। रहे हैं, इन बातों को समझना होगा नेपाल को, इस अस्थिरता को शांत करना होगा, क्योंकि हिंसा और अस्थिरता किसी देश के भविष्य की दिशा नहीं तय कर सकती है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन